आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डीएलएड 4th सेमेस्टर का साइंस का मॉडल पेपर और ये मॉडल पेपर 2 रहने वाला है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था मॉडल पेपर 1 और उसमें हम लोगों ने 18 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, यानी 18 प्रश्नों को डिस्कस किया गया था। सबसे पहले हमने 5 वस्तुनिष्ठ प्रकार के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, उसके बाद फिर हमने अतिलघुत्तरीय और फिर लघुत्तरीय प्रश्नों को डिस्कस किया था। तो आई होप कि आप लोगों ने उसको ज़रूर देखा होगा। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 को यानी मॉडल पेपर 1 को नहीं देखा है तो उसको आप लोग ज़रूर देखिएगा। और उसके अंदर मैंने बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस को रखा था, जो क्वेश्चंस मुझे लगता है कि एग्ज़ाम में शायद आ सकते हैं, क्योंकि एक तरीके से हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, जितने भी अच्छे क्वेश्चंस मुझे मिल रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, तो वो क्वेश्चंस मैं पुट कर रहा हूँ ताकि हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो सके। और मैं कोशिश करूँगा कि इसके बाद और 1-2 मॉडल पेपर मैं आपको प्रोवाइड करा दूं ताकि आपकी तैयारी प्रैक्टिस बढ़िया हो सके। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस करते हैं पीडीएफ फॉर्म में, हम लोग पीडीएफ मोड में डिस्कस करेंगे। और जहां जहां पे अगर कोई न्यूमेरिकल होगा तो वहां पे फिर मैं बोर्ड पे आकर के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा इसी वीडियो के अंदर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। इसमें लिखा हुआ है कि समरूप अंग होते हैं, आपको बताना है समरूप अंग कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑप्शंस की। पहला ऑप्शन है रचना में समान, दूसरा है कार्य विहीन, तीसरा ऑप्शन है कार्य के समान और चौथा ऑप्शन है कर्म एवं रचना दोनों में समान। तो हम सब जानते हैं जो समरूप अंग होते हैं वो कार्य में समान होते हैं। ठीक है, इससे पहले वाले मॉडल पेपर 1 में डिस्कस हम कर चुके हैं समरूप और समजात अंगों के बारे में, तो आप लोग उसको ज़रूर देखें। ठीक है, उसमें हमने डिफरेंस की बात की थी कि आखिरकार समजात और समरूप अंगों में अंतर क्या होता है, उसमें हमने एग्जाम्पल्स भी समझे थे, लिखे थे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर समझे हम थोड़ा सा नॉर्मली, समरूप अंग वे अंग होते हैं जो कार्य में तो समान होते हैं लेकिन जो उनकी उत्पत्ति होती है, उन अंगों की जो ओरिजिन होती है उसमें वो समान नहीं होते हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं कि वो रचना में समान नहीं होते हैं। ठीक है, वहीं पे जो समजात अंग होते हैं, जो समजात अंग होते हैं वो रचना में समान होते हैं। ठीक है, कार्य में भिन्न भिन्न हो सकते हैं लेकिन रचना में समान होते हैं, उनको हम समजात अंग कहते हैं। तो यहाँ पे इस प्रश्न 1 को डिस्कस हम कर चुके हैं। अब बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। तो इसमें लिखा हुआ है कि खाद्य कड़ी में जो खाद्य श्रृंखला होती है, खाद्य कड़ी जो होती है उसमें सही क्रम क्या है, आपको बताना है कि खाद्य कड़ी में सही क्रम क्या है। तो ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है पर इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो खाद्य श्रृंखला से, खाद्य जाल से प्रत्येक वर्ष क्वेश्चंस एग्जाम में आते रहते हैं, पिरामिड से क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने पूरा डिस्कस किया हुआ है, सारे पिरामिड्स को डिस्कस किया है, खाद्य श्रृंखला को, खाद्य जाल क्या है, सारे वीडियोस पढ़े, आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा। तो अब यहाँ पे ऑप्शंस की बात करते हैं। खाद्य कड़ी में घास होगी, ठीक है, क्योंकि घास क्या है, घास उत्पादक है, घास प्रोड्यूसर होती है जो उत्पादक का काम करती है। और उत्पादक कोई भी अगर होगा तो जाहिर सी बात है जो उपभोक्ता होंगे, जैसे हम लोग उपभोक्ता हैं तो हम लोग किसके ऊपर डिपेंड रहेंगे, किसी भी उत्पादक के ऊपर डिपेंड रहेंगे। हालांकि हम लोग ओमनिवोरस होते हैं तो हम लोग मांसाहारी भी होते हैं और शाकाहारी दोनों होते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं इंसान जो मांस खाते हैं और दाल सब्जी रोटी भी खाते हैं। ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शुद्ध शाकाहारी होते हैं, वो मांस नहीं खाते हैं। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। घास है, ठीक है, क्या घास को भेड़िया खाता है, तो इसका आंसर नहीं खाता है, क्योंकि भेड़िया मांसाहारी होता है, कार्निवोरस होता है, तो सिर्फ मांस चाहिए। तो पहला ऑप्शन गलत हो जाता है। दूसरा ऑप्शन है जीवाणु, ठीक है, बैक्टीरिया। जीवाणु, अब क्योंकि देखो शुरुआत कहाँ से होती है, शुरुआत हमेशा होती है खाद्य श्रृंखला की, खाद्य कड़ी की, किसी उत्पादक से। अब यहाँ पे जीवाणु दिया गया है, जीवाणु अपघटक होता है। जीवाणु क्या होता है, अपघटक होता है। जैसे ही कोई व्यक्ति, कोई शरीर मर जाता है तो उसके शरीर पर बहुत सारे कवक और जीवाणु आते हैं, उसकी बॉडी को डिकम्पोज करते हैं, उसका अपघटन करके फिर से वायुमंडल में उसको विलीन कर देते हैं, मिला देते हैं। तो ये ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अब हमारे पास ऑप्शंस बचे हैं सी और डी। इसमें दोनों में अच्छी बात यह है कि दोनों में ही इसमें घास से शुरुआत करी गई है, इसका मतलब दोनों में ही इसमें उत्पादक से शुरुआत करी गई है। तो सी को जरा हम देखते हैं, घास है, ठीक है। घास को कुछ कीड़े खाते हैं, बिल्कुल खाते हैं, और कीड़ों को चिड़िया खाती है और चिड़िया को सांप खा जाता है। ठीक है,
तो ये ऑप्शन सही है। तो हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। जरा डी को देखते हैं। घास है, ठीक है। घास को क्या सांप खाता है? भाई क्या सांप घास को खाता है? नहीं खाता है ना। तो बिल्कुल सही बात है, डी ऑप्शन नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ठीक है। तो आप लोग इसको सही तरीके से समझे होंगे, और मैंने वीडियोस में विस्तार से एक एक पॉइंट समझाया है, एक एक पॉइंट को डिटेल किया है। तो अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप जाकर के डीएलएड 4 सेमेस्टर की पूरी प्लेलिस्ट पढ़ी, उस जगह इसमें देखिए, उसको सारे वीडियोस पढ़े हुए हैं, ठीक है। सारा कोर्स पढ़ा हुआ है, केवल कुछ चैप्टर्स छूटे, बाकी सारे कोर्स कंप्लीट हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें लिखा हुआ है कि जो आधुनिक आवर्त सारणी होती है, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उसका आधार है, उसका बेस क्या है। जैसा हम जानते थे कि जो मेंडलीफ, जिस समय मेंडलीफ थे, डोबनियर थे, न्यूलैंड थे, उस समय की जो आवर्त सारणी थी, उसका जो आधार था वो मानते थे परमाणु भार, ठीक है। लेकिन हम बात यहाँ पे कर रहे हैं किसके बारे में? आधुनिक के बारे में। तो आधुनिक आवर्त सारणी का जो आधार है वो परमाणु संख्या यानी परमाणु क्रमांक है, ठीक है। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें लिखा हुआ है कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश आपको बताना है कितना आवेश होता है। तो हम सब जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर माइनस में चार्ज होता है, माइनस में आवेश होता है। तो कौन सा? क्या 16 गुणे 10 की घात -10 होगा? ये बिल्कुल गलत है, नहीं होगा। फिर है क्या 1.6 गुणे 10 की घात -9 होगा? बिल्कुल भी गलत है। फिर है 1.6 गुणे 10 की 16, बिल्कुल गलत है। तो सही इसका आंसर डी है। क्या है? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। पर यहाँ पे एक गड़बड़ी ये है कि ये वैल्यू होनी चाहिए माइनस में, तो यहाँ पे लगा देंगे आगे हम माइनस, ठीक है। तो ये अब पूरा सही हो जाता है। क्या है? -1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। तो अब ये करेक्ट है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, अगर माइनस हटा देंगे तो हो जाएगा ये पॉजिटिव, तो फिर ये प्रोटॉन का चार्ज हो जाएगा। अब यहाँ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। लिखा हुआ है कि प्रतिरोध का मात्रक होता है। जो प्रतिरोध होता है उसका मात्रक क्या होता है आपको बताना है। क्या वोल्ट होता है, एम्पियर होता है, या ओम? तो इसका सही आंसर क्या है? ओम होता है, ठीक है। आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो प्रतिरोध होता है उसका मात्रक क्या होता है? ओम होता है। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर, जो अतिलघुत्तरी क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग देखेंगे बोर्ड पे, क्योंकि अगर इस तरीके से यहाँ पे मैं समझाऊंगा आपको पीडीएफ में तो समझ में उतना बेहतर तरीके से नहीं आएगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे वाइट बोर्ड पर। तो स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो इसमें लिखा हुआ है कि किसी परिपथ में 5 एम्पियर की धारा 1 घंटे के लिए प्रवाहित की जाती है। आवेश की मात्रा की गणना कीजिए। आपको बताना है कि उस परिपथ में आवेश की मात्रा कितनी होगी। तो अगर कोई क्वेश्चन इस तरीके से एग्जाम में आता है तो आप सिर्फ ध्यान रखेंगे इसमें क्या पूछा गया। तो सबसे पहले हम इसकी वैल्यूज़ को, इसके मान को लिखेंगे, ठीक है। इसमें बोला गया कि 5 एम्पियर की धारा, तो धारा को हम आई से डिनोट करते हैं। तो आई कितना है? 5 एम्पियर है, ठीक है। हमने आई को यहाँ से फाइंड कर लिया है, आई इक्वल टू 5 एम्पियर, क्योंकि आई क्या है? ये धारा की हम बात कर रहे हैं। फिर बोला गया है 1 घंटे के लिए, इसका मतलब जो टाइम है जिसको हम टी से लिखेंगे, तो टाइम भी दिया गया है, वो है 1 घंटा यानी 1 आवर, ठीक है। तो टाइम है 1 आवर, 1 घंटा है। और उसके बाद आपसे बोला है कि आवेश की मात्रा की गणना कीजिए। तो आवेश को हम बोलते हैं क्यू। ये आपसे पूछा गया है, बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक फार्मूले में इसकी वैल्यूज को पुट करना है। फार्मूला इसका क्या है? देखिए, जब भी अगर ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो हम क्या करेंगे, जो इसका फार्मूला है वो यहाँ पे मैं उसको नोट करता हूँ। देखिए एक्चुअली होता क्या है, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी फार्मूला होता है, ठीक है। आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। अब यहाँ पे हमें, क्योंकि हमें फाइंड करना है क्यू, तो हम क्या करेंगे, Q जो हम इसको Q को जो यहाँ पे लेके आएंगे तो इक्वल टू हो जाएगा और I इंटू हो जाएगा। तो I इंटू टी। तो हमारा जो फार्मूला जो हमें काम में लेके आना है वो ये वाला फार्मूला है। पर ये फार्मूला कहाँ से आया है? ये फार्मूला इस फार्मूले से डिराइव किया गया है। आपको ये फार्मूला यहाँ पे पुट करना है। तो हम यहाँ पे पुट क्या करेंगे, Q इक्वल टू I इंटू टी। हम इसमें वैल्यूज़ को पुट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आप लोग एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि I और Q इन सब का मतलब क्या है। देखिए Q का मतलब होता है आवेश, तो यहाँ पे हम आवेश की बात कर रहे हैं, ठीक है। I का मतलब क्या होता है? ये होती है विद्युत धारा,
तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट का, और टी क्या है, ये समय है, ठीक है। यहाँ पे वैल्यूज को हम पुट करते हैं, तो Q इक्वल टू आई कितना दिया गया है, 5 एम्पियर, तो आई दिया गया है 5 एम्पियर, ठीक है, इनटू टी कितना है, टी दिया गया है 1 आवर। तो यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे, एक घंटे को, एक आवर को हम कन्वर्ट करेंगे सेकेंड में, ठीक है, क्योंकि हम उसकी जो यूनिट है हम उसमें बात करेंगे, इकाई में बात करेंगे, हमें इकाई में उसको वैल्यू को कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। तो एक घंटे में हम जानते हैं कि 60 मिनट होते हैं, और हमको ये भी पता है कि एक मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। तो एक घंटे में कुल कितने सेकेंड होंगे, तो एक घंटे में 1 आवर्स के अंदर कुल कितने, 6 छरंग 36, तो 3600 भाई, 6 इंटू 6 36 हो गया, और फिर एक जीरो ये, तो 3600 सेकेंड होते हैं, ठीक है। बस हमको ये वैल्यू यहाँ पुट करनी है, यानी हमको घंटे की जगह पे, एक घंटे की जगह हमको क्या पुट करना है, 3600 सेकेंड, तो 5 इंटू 3600। अब हमें Q मिल जाएगा, तो Q क्या मिलेगा हमको, अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो आप अगर चाहें तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, 36 इंटू कितना है, 5 है, ठीक है। हमको पता है कि 5 6 जा 30 होता है 0, फिर 5 3 जा कितना होता है, 5 3 15, और 15 और 3 कितना होगा, 18, तो 180 आ जाता है, ठीक है। तो 180, और उसके बाद में ये फिर डबल 0, तो कितना आंसर आएगा, Q इक्वल टू आएगा 18,000 और कूलाम्ब में, क्योंकि चार्ज की इकाई क्या होती है, आवेश की इकाई क्या होती है, वो होती है कूलाम्ब, ठीक है। तो Q इक्वल टू क्या आएगा, 18,000 कूलाम्ब। तो हमें इसमें आवेश की गणना करनी थी, और वो हमने इसमें बहुत ही आसानी से कर लिया है, ठीक है। आप लोग इसको ध्यान रखेंगे कि I इक्वल टू Q अपॉन टी होता है, हमको Q फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, Q इक्वल टू I इंटू टी हो जाएगा, और फिर हम I हमारा 5 दिया गया है उसको पुट कर देंगे, और फिर इनटू में हमको T जो 1 घंटा दिया गया उसको हम पहले सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे, और फिर सेकेंड को हम पुट करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आएगा, 18,000 कूलाम्ब इसकी वैल्यू आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस इसको कर लिया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। इसमें लिखा हुआ है कि जैव विकास क्या है, आपको बताना है जैव विकास क्या होता है। तो बहुत ही सिंपल सी इसकी जो डेफिनेशन आप लिख के आएंगे एग्जाम में, क्या है, सजीवों की जनसंख्या अथवा उनके समूहों के गुणों में होने वाले जो क्रमिक परिवर्तन होते हैं, यानी होने वाले जो लगातार क्रमिक परिवर्तन होते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, जैविक विकास या जैव विकास कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि जितने भी जीवित ऑर्गेनिज्म हैं उनकी जो जनसंख्या है या उनके जो बड़े बड़े समूह हैं, उनके गुणों में, उनके कैरेक्टर्स में जो क्रमिक रूप से परिवर्तन धीरे धीरे आते हैं, उन्हीं को हम जैविक विकास कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब कि किसी जीवित समूह का विकास हो रहा है और वो धीरे धीरे होगा। तो आप लोग इसको लिख के एग्जाम में आएंगे अगर ऐसा आता है। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो इसमें लिखा हुआ है कि खाद्य श्रृंखला क्या होती है, आपको बताना है कि जो फूड चेन है वो क्या होती है, खाद्य श्रृंखला क्या होती है। तो इसमें लिखा हुआ है कि किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में प्रत्येक पोषण स्तर के जीवधारी जो होते हैं वो भोजन के लिए एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, निर्भर रहते हैं, ठीक है। यही निर्भरता जब क्रमिक रूप से आगे की ओर बढ़ती है तो उसे हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। तो आप लोग इसको एग्जाम में लिख के आएंगे इस छोटी सी डेफिनेशन को। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो इसमें लिखा हुआ है कि मिश्र धातु क्या होती है, जिसको हम बोलते हैं एलॉय। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में, हम इसको एलॉय कहते हैं, जो मिश्र धातु होती है। अब जाहिर सी बात है मिश्र धातु है, इसका मतलब कि 2 या 2 से ज़्यादा धातुओं को मिलाने पर जो धातु प्राप्त करते हैं उसको बोलते हैं मिश्र धातु, जिसको एलॉय कहते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, 2 या 2 से अधिक धातुओं को पिघली हुई अवस्था में मिलाने पर मिश्र धातु प्राप्त होती है, ठीक है। कोई 2 धातुएं हैं, उनको पिघली हुई अवस्था में अगर हम आपस में मिक्स करेंगे, मिलाएंगे, तो जो हमको फिर प्राप्त होने वाला है वो होगा मिश्र धातु। तो इसमें कुछ विशेष पॉइंट हैं जो आपको याद करने, जैसे क्या याद करना है कि जो भी कोई भी मिश्र धातु होगी उसके जो भौतिक एवं जो धात्विक गुण होंगे वो अपने मूल धातु के गुणों से बिल्कुल डिफरेंट होंगे, भिन्न हो जाएंगे, ठीक है। जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में तांबा है,
कॉपर है, कॉपर को अगर हम जस्ता के साथ मिक्स कर देंगे, वैसे अपने आप में कॉपर के कुछ अलग गुण होंगे, जस्ता के कुछ अलग गुण होंगे, लेकिन जब हम कॉपर को जस्ता से यानी तावा को जस्ता से मिक्स करेंगे तो बनेगा पीतल, और पीतल के जो कैरेक्टर होंगे, जो इसके गुण होंगे, वो ना तो मैच करेंगे कम्प्लीटली तावा से, ना तो कम्प्लीटली मैच करेंगे जस्ता से। तो ये कुछ डिफरेंट इसके अपने अलग से कुछ कैरेक्टर्स गुण बन जाएंगे। तो ये होगा इसका एक फिजिकल थिंग, ठीक है, एक भौतिक इसका कुछ परिवर्तन इसको बोल सकते हैं। उसके अतिरिक्त अगर हम बात करें कि जो तावा है और टिन है, अगर हम तावा को टिन से मिक्स करते हैं पिघली अवस्था में तो बनता है ब्रॉन्ज, जिसको हिंदी में हम कांसा कहते हैं, ठीक है। क्या बनता है? ब्रॉन्ज बनता है, जिसको हम कांसा कहते हैं। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं। उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। धातु कर्म के बारे में आपको बताना है कि धातु कर्म क्या होता है। तो धातु कर्म से आप क्या समझते हैं आपको बताना है। तो आप सिंपल सी बात ध्यान रखेंगे कि जो अयस्क होते हैं, ठीक है, अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की क्रिया धातु कर्म कहलाती है। इसका मतलब कोई भी अयस्क होगा तो उस अयस्क में बहुत सारी अशुद्धियाँ भी तो होंगी। तो अगर हम उससे एक ऐसी प्रक्रिया के द्वारा जो हम प्योर धातुओं को, जो शुद्ध धातुएं होंगी, उनको प्राप्त करेंगे तो उस पूरी प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे? धातु कर्म बोलेंगे, ठीक है। और यह निम्न पदों में संपन्न होती है, यानी निम्न तरीके से संपन्न होती है। जैसे कौन कौन तरीके अपनाने पड़ते हैं? तो सबसे पहला है कि जो पिसा हुआ अयस्क होता है उसका सांद्रण करना पड़ता है, उसके बाद निस्तापन करना पड़ता है उसका, फिर भर्जन होता है, फिर होता है प्रगलन, और फिर फाइनली धातु का शोधन हो जाता है। तो इस तरीके से ये कुछ पद हैं जिनसे होकर के धातु गुजरती है। तो उसके आगे फिर अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। यहाँ पे आपको पूछा गया है कि विद्युत विभव क्या होता है, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है। आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। इसमें लिखा हुआ है कि किसी इकाई धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु का विद्युत विभव कहा जाता है। आप लोग बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि किसी इकाई धनावेश को अनंत से, इन्फिनिटी से किसी एक निश्चित बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है, यहाँ पे क्या बात कर रही है कि जो कार्य करना पड़ रहा है उससे उस बिंदु का विद्युत विभव कहा जाता है, ठीक है। और इसकी इकाई क्या होती है? वोल्ट होती है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे इसकी इकाई वोल्ट कहलाती है, ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लघुत्तरी प्रश्नों के बारे में। और जो हमारा पहला प्रश्न है, लघुत्तरी प्रश्न पहला, ये क्या है? दिए गए चित्र में ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध की गणना आपको बतानी है। तो इस क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व करेंगे वाइट बोर्ड पर, क्योंकि अगर यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो उतना सही तरीके से हम डिस्कस नहीं कर सकते हैं पीडीएफ मोड में। तो चलते हैं वाइट बोर्ड पर डिस्कस करते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। दिए गए चित्र में ए और बी के बीच, यानी आपको ये चित्र दिया गया, इसमें आपको ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध की गणना करनी है। मतलब आपको ए और बी के बीच में जो आर है, आपको आर निकालनी है, ठीक है। आपको तुल्य प्रतिरोध बताना है। सबसे पहले आप यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा कि ये डायग्राम तो आपको एक लग रहा है, पर इसके अंदर दो डायग्राम इंक्लूड किए गए हैं। मतलब आप लोगों ने विद्युत चैप्टर में पढ़ा होगा कि समांतर क्रम और श्रेणी क्रम, यानी पैरेलल और सीरीज। तो दो तरीके से जो ये वाला पार्ट है, मतलब जो ये पार्ट है, दिस इज पैरेलल। ये कैसे हैं? एक दूसरे के समांतर हैं, पैरेलल हैं। लेकिन जब हम बात करेंगे इस ओम की, 1 ओम ये है, ठीक है, फिर जो भी ओम यहाँ निकल के आएगा, फिर ये 5 ओम है। तो 5 ओम, जो ओम यहाँ पे आने वाला है निकल करके, फिर ये ओम, ये किस सीरीज में है? ये सीरीज में है, ठीक है। किस क्रम में है? ये सीरीज में है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, यानी ये जो है ना, यहाँ से लेकर के ये सीरीज में है, ये श्रेणी क्रम में है, और ये वाला जो हमको डायग्राम दिया गया है, ये डायग्राम ये है समांतर क्रम में, ठीक है। ये पैरेलल में है, क्या है? समांतर। तो एक डायग्राम के अंदर दो दो हमको डायग्राम दिए गए हैं, और आपको बताना है कि ए और बी के बीच जो तुल्य प्रतिरोध है वो कितना है, आपको वैल्यू इसकी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम जानते हैं, सबसे पहले हम यहाँ बात करने वाले हैं समांतर क्रम के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। फिर उसके बाद हम ए, और फिर जो यहाँ वैल्यू आएगी फिर बी, इनके बीच का तुल्य प्रतिरोध हम फाइंड करेंगे। तो जब भी हम बात करेंगे समांतर क्रम के बारे में, ठीक है, समांतर क्रम की अगर हम बात करेंगे
तो समांतर क्रम के लिए एक सूत्र होता है, फार्मूला होता है, वो क्या होता है आपको पता होगा, 1/R1 बराबर 1/R2, यानी 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, और ये 1/R बराबर होता है। ठीक है, तो जब भी समांतर में, और ये खासकर हम डिस्कस कर चुके थे पहले वाले मॉडल पेपर 1 में, जो हमने 2 दिन पहले डिस्कस किया था। अब देखिए 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये हमको फार्मूला यूज करना है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं केवल 2 ओम, 3 ओम और 4 ओम। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, ये किस क्रम में है? ये समांतर क्रम में है। ठीक है, ये समांतर क्रम में है। तो सबसे पहली बात तो ये है, ताकि आप लोग समझ पाएं एग्जैक्टली होता क्या है। 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, ये आपस में पैरेलल हैं, आपस में समांतर हैं। तो सबसे पहले समांतर क्रम की हम बात करेंगे। तो हम कौन से फार्मूले को इस्तेमाल करेंगे? तो हम फार्मूला यूज करेंगे 1/R बराबर 1/R1, 1/R2, 1/R3 वाला। तो वैल्यूज को पुट करते हैं, तो क्या इसका वैल्यू आएगा? 1/R बराबर 1/R बराबर, फिर क्या दिया? 2 ओम दिया गया, तो 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4, तो ये कितना निकल के आएगा? तो सबसे पहले हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे, 2, 3, 4, इसका एलसीएम निकालेंगे आप, तो कितना आएगा? इसका एलसीएम आएगा 12 इसका एलसीएम आएगा। इसका मतलब कि हमने नीचे जो भी पद दिए गए इसमें हमने क्या मल्टीप्लाई किया है? अगर 12 हमें करना है तो हमें इससे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको हमको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और वो जो सेम वैल्यू हमने नीचे मल्टीप्लाई करी है वही सेम वैल्यू को हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब कि 6 × 1 करना पड़ेगा, यहाँ पे 4 × 1 और यहाँ पे 4 × 3। तो क्या आएगा? 6 × 1 क्या आएगा? 6 आएगा, 4 × 1 क्या आएगा? 4 आएगा, और 3 × 1 क्या आएगा? 3 आएगा। तो 6 और 4 10, 10 और 3 कितना हो गया? 13। तो 13/12, तो 13/12 क्या है ये? तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1/R बराबर 13/12। तो ये एक्चुअली ये निकल करके आया है। ठीक है, वास्तविकता में क्या है? हकीकत में ये है 1/R, क्योंकि देखो यहाँ पे 1/R की हम बात कर रहे हैं, हमें ये 1/R निकालना है। तो 1/R बराबर क्या आया है? 13/12 आया है। लेकिन हमें R चाहिए, और वो हमें, अगर हमने R निकाल लिया तो हम इस पूरे 2, 3, 4 हमने समांतर क्रम सॉल्व कर लिया है। अब हम सॉल्व करेंगे श्रेणी क्रम को, तो हमारी A और B के बीच का तुल्य प्रतिरोध हमें मिल जाएगा। सॉल्व करते हैं, तो जब भी हम इसको करेंगे सबसे पहले क्या करते हैं? हम इसको 12 × 1 करेंगे। ठीक है, 12 × 1 बराबर R × 13। जब आप ऐसे करेंगे तो आपको R मिलेगा। ठीक है, R को आप निकालेंगे नीचे, तो R इक्वल टू हो जाएगा फिर 12/13। तो ये जो निकल करके आया R, आपको R मिल चुका है। इसका मतलब क्या है कि ये पूरे की जो वैल्यू है, समांतर क्रम की वैल्यू कितनी आपको मिली है? R बराबर 12/13 आपको वैल्यू इसकी मिल चुकी है, और इसी वैल्यू को हम पुट करेंगे अब श्रेणी क्रम में। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग इतना नोट कर लीजिए, या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि समझ पाए आप लोग कि हमने सबसे पहले क्या किया? समांतर क्रम को सॉल्व किया, उसके बाद अब सॉल्व करेंगे हम श्रेणी क्रम को। ठीक है, तो इसको मैं रफ करने वाला, ताकि बोर्ड हमारा थोड़ा खाली हो जाए। आप लोग इसको नोट करते रहें, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने इसको। तो हमको R निकालना था, R हमको मिल चुका है, कितना है? 12/13 है। तो इसको मैं रफ करता हूँ। अब देखिए हमको R मिल चुका है 12/13, और हमको अब बात करनी है किसकी? A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध की, जो हम सॉल्व करेंगे श्रेणी क्रम। तो इसका मतलब जो ये आपको दिया गया है 1 ओम, ये कितना आया? 12/13 ओम, और ये कितना है? 5 ओम। तो अब हम बात करेंगे श्रेणी क्रम में। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि 1 ओम, 12/13। ठीक है, 12/13 ओम, 5 ओम किस क्रम में है? ये सीरीज में है, श्रेणी क्रम में है। ठीक है, सीरीज में है, श्रेणी क्रम में है। तो आपको पता है कि अगर कोई भी चीज़, कोई भी अगर वैल्यू दी गई जो श्रेणी क्रम में है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? बहुत ही सिंपल है। क्या होगा? R = R1 + R2 + R3।
बस हमको इस फार्मूले को पुट कर देना है। ये सारे फार्मूले डिस्कस किए थे मैंने मॉडल पेपर 1 में, तो आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो हम सॉल्व करते हैं इसको। आपको वैल्यूज़ को पुट कर देना है। तो R1 कितना है, 1 है, ठीक है। तो R1 में हमने एक वैल्यू पुट कर दी है 1, ठीक है, प्लस फिर 12/13 है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या पुट करना है वैल्यू हमको, प्लस 5 पुट करना है। अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई है, सॉल्व करना है हमें इसे। अब क्योंकि देखिए यहाँ पे आप सॉल्व करने के बहुत तरीके इसके हैं, हम सॉल्व करेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। नीचे 12 दिया गया है, बाकी सब वैल्यू किस में है, 1 में है, और ये भी 5 होल वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको 13 बना लेंगे, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि नीचे 1 है, यहाँ पर भी 1 है, इंटू 13 तो अब यहाँ पे 1/13 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम करेंगे इंटू 1, यहाँ पे क्या हो गया 12/13, 5/13 हो गया। अब हमने जिससे मल्टीप्लाई किया है उसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे 13 × 1, यहाँ करेंगे 1 × 12, यहाँ करेंगे 13 × 5। इसको सॉल्व करेंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसके बाद यहाँ पे आप देखिए नीचे जो वैल्यू है वो कितनी है, 13 है। ऊपर की वैल्यू कितनी है, 13 एकम, यहाँ पे 13 प्लस फिर 12 एकम, यहाँ पे 12 और प्लस 13 पंचे, यहाँ पे 13 × 5 करना पड़ेगा। अगर आपको नहीं पता है तो आप मल्टीप्लाई कर लें, कितना आएगा, 5 × 15 के 5, हासिल लगा 1, और 5 एकम 5, और एक कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है। तो कितना यहाँ पे आंसर आया, 65 आया। अब इसको जोड़ लेंगे आप, कितना आएगा, 5 2 7 3 10 का 0, हासिल लगा 1, तो 6 1 7 8 और 9, 90/13, ठीक है। या तो इसका आंसर आप लिख सकते हो R = 90/13, या तो वैसे लिख सकते हो कि R = 90/13, या आप चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हो, सिंपल कर सकते हो। सॉल्व करोगे अगर आप तो क्या आएगा, अगर मैं 90 को सॉल्व करता हूँ 13 से तो कितना आएगा, 13 5 जा कितना होता है, 65 होता है। तो 13 6 जा से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। कितना आएगा, तो 6 3 18 के 8 हासिल लगा 1, 6 कम 6 और 1 7, 78 आएगा, ठीक है। अगर आप 7 से करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे 10 से 8 गया, बचा 2, यहाँ पे कितना था, 8 हो गया, 8 से 7 गया, बचा 1 12, अब 12 बचा। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, पॉइंट, तो यहाँ पे 120 हो जाएगा। उसके बाद में हम जानते हैं कि 13.130 होता है, इसका मतलब दशमलव जाएगा नहीं, तो 13 6.9 आएगा, ठीक है। तो उसके बाद में आप चाहो तो मल्टीप्लाई करके 6.9 समथिंग चलता रहेगा, वो लंबी वैल्यू आएगी। पर अगर आप चाहो तो बस यहीं पर रुक सकते हो, आप सॉल्व करने की आपको ज़रूरत नीचे नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर या तो ये हो सकता है 6.9, फिर वैल्यू आगे कुछ पॉइंट में आएगी, या इसको हम R = 90/13 बोल सकते हैं। तो इस तरीके से हमने क्या किया, A और B के बीच जो तुल्य प्रतिरोध है वो कितना है, 6.9 या फिर 90/13 है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा आंसर हो गया और हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। लिखा है फ्यूज़ क्या होता है, आपको बताना है फ्यूज़ क्या होता है, इसका कार्य समझाइए। तो हम सब जानते हैं कि हमारे घरों में जो सर्किट का मेन कटआउट होता है वहाँ पे हम फ्यूज़ को लगाते हैं, ताकि अगर कोई घर पे हमारे शॉर्ट सर्किट हो जाए, कहीं पे आग वगैरह लग जाए, तो फ्यूज़ जो होगा वो उड़ जाएगा और जो सर्किट, जो भी चीज़ें जल रही हैं वो बंद हो जाएंगी। इससे हम हमारे घर में जो होने वाली हानि थी उसको हम बचा लेते हैं। तो एक्चुअली हम ये होता क्या है, कैसे बनता है, क्या होता है, ज़रा समझते हैं। तो किसी विद्युत परिपथ में एक छोटे कम गलनांक, तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि जो भी फ्यूज़ वायर होता है, जो फ्यूज़ का छोटा सा तार होता है, उसका जो गलनांक है, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम होता है। इसका मतलब कि जैसे ही उसको हीट ज़्यादा मिलेगी तुरंत पिघल जाएगा। अगर हम वहाँ पे अधिक गलनांक वाला कोई धातु यूज़ कर लेंगे तो घरों में सारे तार जल जाएंगे, पर वो फ्यूज नहीं होगा, इससे फिर समस्या बढ़ेगी। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम हमेशा कम गलनांक वाले तार को ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ताकि जैसे ही वो हीट हो जाए तुरंत वो पिघल जाए। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि छोटे कम गलनांक वाले मिश्र धातु के तार को
तार के टुकड़े को हम प्रयोग करते हैं फ्यूज़ के रूप में। उसके अलावा यह तार का टुकड़ा एक विद्युत रोधी आधार के कटआउट में लगाया जाता है। इस छोटे तार के टुकड़ों को फ्यूज़ कहा जाता है, ठीक है। जो छोटा तार का टुकड़ा कटआउट में लगाते हैं उसको हम फ्यूज़ कहते हैं। इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य किसी विद्युत परिपथ में उच्च वोल्टता के कारण जो प्रबल शक्ति की विद्युत धारा उपकरणों में प्रवाहित होती है तो उसको खराब होने से बचाने के लिए, या घरों में जो शॉर्ट सर्किट हो जाता है उससे बचाने के लिए हम इसको उपयोग में लाते हैं। तो ये इसका कार्य है, बहुत ही यूनिक कार्य इसका होता है। उसके अलावा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो इसमें लिखा हुआ है कि किसी चालक के सिरों का विभवांतर 8 वोल्ट है। इसका मतलब कि इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करने वाले हैं वाइट बोर्ड पर, क्योंकि अगर यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो उतना बेहतर तरीके से हम यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे पीडीएफ फॉर्म में। तो चलते हैं वाइट बोर्ड पर और डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, किसी चालक के सिरों का विभवांतर, ठीक है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस की बात हो रही है। 8 वोल्ट दिया गया है तथा उसमें 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। चालक का प्रतिरोध आपको बताना है। इसका मतलब सबसे पहले इसकी वैल्यूज को नोट करेंगे। वोल्ट का मतलब वी दिया गया है 8, ठीक है। फिर एम्पियर का मतलब है धारा, यानी एम्पियर की धारा, तो आई हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट को, धारा को। तो आई कितना दिया? 2 दिया गया है। और आपसे चालक का प्रतिरोध पूछा है, यानी आपसे आर पूछा है। तो हम जानते हैं इसका फार्मूला क्या होता है। इसको फार्मूला इसका होता है V इक्वल टू आई आर, ठीक है। V इक्वल टू आई आर होता है। इसका मतलब विभवांतर बराबर ये विद्युत धारा और फिर उसका इनटू में प्रतिरोध होता है। लेकिन हमें निकालना यहाँ पे आर है, तो क्या करेंगे हम फार्मूले को अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई करेंगे। तो आर इक्वल टू, जब आर को इक्वल करेंगे तो V ऊपर चला जाएगा, नीचे आएगा आई, ठीक है। तो इस तरीके से फार्मूला हमारा नया बन जाएगा। तो बस इस फार्मूले में हम वैल्यू को पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो V कितना दिया गया है? R इक्वल टू V दिया गया है 8 अपॉन I दिया गया है 2, तो 2 4 जा 8 होता है। तो हमारा आंसर क्या आया? तो R बराबर 4, और 4 क्या है? चालक का प्रतिरोध, और प्रतिरोध हम हमेशा किस में बात करते हैं? ओम में बात करते हैं। तो हमारा कितना आंसर आया? R इक्वल टू 4 ओम हमारा आंसर आ चुका है। तो इस तरीके से जितने भी न्यूमेरिकल्स थे उनको हमने कोशिश करी कि मैं आपको बोर्ड पे बताऊं ताकि आप लोग समझ पाएँ एग्जैक्टली। अगर मैं पीडीएफ के अंदर ही उसको बताता और जो पहले से सॉल्व करके रखता तो आप शायद समझ ना पाते सही तरीके से। लेकिन आपने समझ लिया होगा इसको कि किस तरीके से हम किन के फार्मूले का इस्तेमाल करके हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। बाकी आप लोग प्रैक्टिस अच्छी करते रहें, आपको क्वेश्चन अच्छे ही प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। और बाकी के क्वेश्चन को हम देखते हैं पीडीएफ में। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो चुंबक के उपयोग आपको लिखना है, ठीक है। चुंबक के उपयोग लिखिए। तो हम जानते हैं कि चुंबक का उपयोग हम निम्न तरीके से लिख सकते हैं, यानी चुंबक का उपयोग हम बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में करते हैं और कई तरीक़ों से करते हैं। तो यहाँ पे कुछ तरीके लिखे हैं, ज़रा इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है कि विद्युत घंटी अथवा लाउडस्पीकर में हम चुंबक का उपयोग करते हैं। हमारे घरों में जो साउंड होता है तो साउंड में भी क्या करते हैं? हम चुंबक का उपयोग करते हैं। उसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो जो टेलीग्राफ एवं टेलीफोन जो होता है तो ऐसे यंत्रों में भी हम चुंबक का उपयोग करते हैं। उसके अतिरिक्त अगर बात करें तो विद्युत मोटरों में, ठीक है, जैसे पंखा हो गया या हमारे घरों में जो टुल्लू है, तो इन सब में क्या करते हैं? हम मोटरों में भी चुंबक का उपयोग करते हैं। उसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो शरीर में अगर कोई घाव हो गया है और वहाँ पे लोहे के टुकड़े अगर घाव के अंदर रह गए हैं, या फिर हमारी आँखों में अगर कोई टुकड़े लोहे के पड़े हुए हैं छोटे, तो उनको भी क्या करते हैं? हम छोटे छोटे कणों को हम चुंबक की मदद से बाहर निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से और भी हम चुंबक के उपयोग लिख सकते हैं, पर क्वेश्चन में हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, जितना पूछा बस उतना ही करके आएंगे, ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो इसमें क्या बोला गया है? इसमें कहा गया है कि लाल रुधिर कणिका, श्वेत रुधिर कणिका और बिंबाणु, जिसको हम प्लेटलेट्स कहते हैं, इनके कार्य लिखिए। आपको बताना इनके कार्य क्या है, ठीक है। तो साइंस की जो पूरी प्लेलिस्ट है उसमें हमने सब डिस्कस किया हुआ पहले से ही, पूरा ब्लड चैप्टर, जिसमें हमने 7 to 8 पार्ट्स बनाए हैं, 7 से 8 भाग बनाए हैं और बेहतर तरीके से धीरे धीरे अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। तो अगर आपने वो पूरा देख लिया तो आपके ब्लड चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होने वाला है, इस बात की गारंटी है।
तो इसमें आपको आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आरबीसी के बारे में। आरबीसी मतलब होता है रेड ब्लड सेल्स या कॉर्प सेल्स, जिसे हिंदी में हम कहते हैं लाल रुधिर कणिकाएं। तो होता क्या है, जो आरबीसी होते हैं लाल रुधिर कणिकाओं को एरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है। इनकी संख्या शरीर में सबसे अधिक होती है, सर्वाधिक होती है। इनमें हीमोग्लोबिन रंगा पाया जाता है जो ऑक्सीजन के संवहन को या संवहन में सहायता करता है। इसका मतलब कि हमारे ब्लड में आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है और जैसे ही हम सांस लेते हैं तो सांस में हम क्या लेते हैं, ऑक्सीजन। वो जाकर के आरबीसी में घुसता है और उसके बाद वो हीमोग्लोबिन से जुड़ जाता है और फिर बनाता है ऑक्सीकृत हीमोग्लोबिन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और उसके बाद फिर हमारे पूरे ऊतकों में और हमारी पूरी कोशिकाओं में वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन जाता है। और उसके बाद क्या होता है कि जो हमारे शरीर की कोशिकाएं होती हैं वो उस ऑक्सी हीमोग्लोबिन में से ऑक्सीजन को यूज़ कर लेती हैं और फिर CO2 को छोड़ देती हैं। वही CO2 फिर से हीमोग्लोबिन से मिल करके हमारे हार्ट तक आता है और हमारे हार्ट से, हमारे हृदय से फिर वो जाता है फेफड़े में और फेफड़े से CO2 बाहर निकल जाती है। तो इस तरीके से पूरी प्रक्रिया चलती रहती है। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं श्वेत रुधिर कणिकाओं के बारे में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं, जिसको WBC हम कहते हैं, इनको ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इनको हम? ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। इनकी संख्या रक्त में सबसे कम होती है। यानी हम अगर बात करें आरबीसी की, ठीक है, और WBC और प्लेटलेट्स की, तो इसमें जो WBC होंगे श्वेत रुधिर कणिकाएं, ये बहुत कम होती हैं संख्या में, संख्या इनकी ज़्यादा नहीं होती है। उसके अतिरिक्त अगर हम देखें इनका प्रमुख कार्य क्या होता है, तो इनका जो मुख्य कार्य होता है शरीर को रोगों से बचाना। इसका मतलब कि रोग प्रतिरोध क्षमता को विकसित करना, डेवलप करना। तो उसके बाद अब हम बात करते हैं जो इसका तीसरा पॉइंट था, उसको डिस्कस करते हैं, वो है प्लेटलेट्स। ठीक है, तो हम सब जानते हैं कि जो प्लेटलेट्स होती है उसको हम थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं और इनकी संख्या 2 से 4 या 1.5 से 4 लाख होती है। इनका प्रमुख कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। क्या होता है? रुधिर के स्कंदन में सहायता करना। इसका मतलब ब्लड में क्लॉटिंग करना, ब्लड को थक्का बनाने में सहायता करना। तो ये इनका काम होता है। बात करते हैं क्वेश्चन 17 की। तो इसमें आपको बताना है कि जो एड्स होता है उसका कारण क्या है और रोकथाम कैसे उसकी की जा सकती है। तो आपको एड्स के कारण तथा रोकथाम के बारे में लिखना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एड्स का मतलब क्या होता है। एड्स की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और ये कैसे होता है? ये HIV के द्वारा होता है। इसका मतलब कि जो एड्स को उत्पन्न करने वाला जो कारक है वो HIV है, जिसका मतलब होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। यानी एक ऐसा विषाणु, एक ऐसा वायरस जो जब भी किसी भी स्वस्थ मनुष्य के शरीर में पहुंचता है तो उसको एड्स उत्पन्न कर देता है। ठीक है, यानी जब भी किसी भी मनुष्य के शरीर में HIV का जो वायरस है, यानी जो HIV विषाणु है, जब प्रवेश करता है तो उससे होने वाली जो समस्या है उसी को हम क्या कहते हैं? उसी समस्या को हम एड्स कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब HIV मनुष्य के शरीर में पहुँचता है तब वह एड्स से पीड़ित हो जाता है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि HIV जो है, एड्स अत्यंत खतरनाक एवं जानलेवा लाइलाज रोग है, बीमारी है। जब किसी को एड्स होता है तब उसके शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता जो है वो समाप्त हो जाती है, वो ख़त्म हो जाती है। अंततः रोगी की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि जब भी किसी व्यक्ति को HIV यानी एड्स होता है तो उसके बाद में अगर उस व्यक्ति को जुकाम हो गया या फिर TB हो गई या फिर टाइफाइड कोई बीमारी हो गई तो एक्चुअली क्या होता है कि वो व्यक्ति उस बीमारी से मर जाता है। तो इसीलिए बहुत ही खतरनाक लाइलाज बीमारी है, क्योंकि हमारे शरीर में रोग प्रतिरोध क्षमता को नष्ट खत्म कर देता है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि इसके कारण क्या है, यानी कितने कारणों से, कौन कौन से तरीक़ों से ये फैलता है, स्प्रेड होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं, ये बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग वाला विषय है और इस विषय पर बात करने से बहुत से लोग कतराते हैं, लेकिन जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है, वो सबको दी जानी चाहिए, चाहे वो, और ये अत्यंत आवश्यक है कि आजकल के समय में जो यौन शिक्षा है, जो सेक्स एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। तो बिल्कुल भी हम लोग संकोच नहीं करेंगे, क्योंकि संकोच अगर करेंगे तो ऐसी बहुत ही जानलेवा बीमारी हो सकती है। तो सबसे पहले इसलिए मैंने वही लिखा हुआ है
कि संक्रमित स्त्री अथवा पुरुष से यौन संबंध स्थापित करने पर, ठीक है, अगर कोई संक्रमित HIV से ग्रस्त अगर कोई स्त्री पुरुष है, अगर कोई व्यक्ति उससे यौन संबंध स्थापित करता है तो उसको पूरा चांस है कि उसको क्या होगा, ये HIV हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि संक्रमित व्यक्ति द्वारा उपयोग किया गया रेज़र अथवा ब्लेड या इंजेक्शन की जो सुई होती है उसका भी उपयोग नहीं करना है, ये भी कारण बन सकते हैं। जैसा हम जानते हैं कि आजकल के समय में क्या होता है कि आजकल तो नहीं लेकिन पहले ऐसा होता था कि जब भी कोई सैलून जाता था तो जो नाई था वो जब दाढ़ी शेविंग करता था तो एक ब्लेड से कई लोगों की शेविंग करता था, या एक ब्लेड से कई लोगों की कटिंग जब काटता था तो साइड में सेटिंग भी करता था। लेकिन आजकल क्या है, ये सब लोग जागरूकता फैल रही है तो वो जानते हैं कि अगर किसी को HIV होगा वो कट जाएगा, तो अगर उसी ब्लेड से शेविंग अगर कोई दूसरा व्यक्ति कर लेगा तो उसको भी खतरा है HIV होने का। या फिर जो सुई हम लगाते हैं, डॉक्टर लगाता है, तो सुई भी क्या होती है, डिस्पोजेबल आती है, एक बार यूज़ कर ली दोबारा इस्तेमाल नहीं होगा, ताकि सुरक्षित रहें, हम लोग स्वस्थ रहें। फिर बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, संक्रमित माताओं से बच्चों में भी ये आ सकता है, फैल सकता है। तो ये इसके कारण थे। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि इसकी रोकथाम क्या है। तो रोकथाम इसकी इस तरीके से हो सकती है कि जो विसंक्रमित एवं साफ नई जो सुई है या सिरिंज का उपयोग हम करेंगे, ठीक है, यानी संक्रमित नहीं होंगी और साफ होंगी और एकदम नई सुई होंगी एवं सिरिंज का उपयोग हम करेंगे। दूसरा क्या है कि रक्त आदान के पूर्व यानी रक्त देने से पहले रक्त की हम भली भांति जांच कर लेंगे। और ये अत्यंत अनिवार्य है कि अगर किसी व्यक्ति को कोई व्यक्ति ब्लड डोनेट कर रहा है और अगर उस व्यक्ति को HIV हुआ तो फिर वो व्यक्ति बेवजह मारा जाएगा। इसका मतलब कि उस व्यक्ति को HIV बिना वजह के हो जाएगा। इसीलिए ये ज़रूरी है कि ब्लड डोनेट करने से पहले उसकी भली भांति जाँच होनी चाहिए ताकि उसके अंदर HIV तो नहीं है। फिर अगला है कि रेज़र ब्लेड का उपयोग सावधानीपूर्वक हमको करना है। फिर है कि अनजान व्यक्ति से संभोग नहीं करना चाहिए अथवा कंडोम का इस्तेमाल करना चाहिए। तो इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमने डिस्कस किए इसमें, ठीक है। तो अब इसके बाद डिस्कस करते हैं आज का इस मॉडल पेपर 2 का लास्ट क्वेश्चन है 18। तो इसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित धातुओं के अयस्क एवं उनके सूत्र लिखिए। यहाँ पे कुछ धातुएं दी गई हैं, आपको इन धातुओं के सूत्र और अयस्क लिखना है, जैसे मैग्नीशियम, जिंक, लेड, कॉपर, आयरन, एल्युमिनियम, सिल्वर और कैल्शियम। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं आपके वस्तुनिष्ठ प्रकार में भी, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो भी डिस्कस हम लोग कर रहे हैं, चाहे वो अतिलघुत्री हो या लघुत्री हो, वो सारे क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं वस्तुनिष्ठ प्रकार के क्वेश्चंस में। तो आप लोग विस्तार से इसको समझें, एक एक पॉइंट को समझें, ठीक है। बार बार इसको रिवाइज करें वीडियो को देख देख के, ताकि आपको बेहतर समझ में आए। तो अब हम लोग बात करते हैं कि जो निम्नलिखित जो यहाँ पे धातुएं दी गई थी, इनके अयस्क और इनके सूत्र क्या होंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं नंबर 1, जो मैग्नीशियम है उसका जो अयस्क है वो है मैग्नेसाइट। इसका मतलब कि मैग्नेसाइट अयस्क से ओर से हम मैग्नीशियम को प्राप्त करते हैं, ठीक है। ओर से ही धातुओं को हम प्राप्त करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, MgCO3। नंबर 2 है जिंक, जिसको हम प्राप्त करते हैं कैलामाइन से। कैलामाइन एक अयस्क है और फॉर्मूला क्या होता है, ZnCO3। फिर है कॉपर, कॉपर को हम प्राप्त करते हैं कॉपर ग्लास से, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, Cu2S। लेड को हम प्राप्त करते हैं गैलेना से, जो PbS होता है। उसके बाद जो आयरन है, सभी को पता है, आयरन को प्राप्त करते हैं हेमेटाइट से। फिलहाल एक एक जो धातुएं हैं उनके बहुत सारे अयस्क हो सकते हैं। इसका मतलब कई सारे अयस्कों से धातुएं प्राप्त की जाती हैं यहाँ पे, लेकिन मैंने सिर्फ एक एक लिखा हुआ है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, Fe2CO3। फिर बात करते हैं एल्युमिनियम की, बॉक्साइट होता है अयस्क इसका, और जो फार्मूला है Al2O3.2H2O, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं फिर सिल्वर की, ये अर्जेंटाइट है और इसका फार्मूला क्या है, Ag2S। फिर है कैल्शियम, जो जिप्सम से प्राप्त करते हैं और जिसका फार्मूला क्या है, CaSO4.2H2O। तो इस तरीके से हम लोगों ने इन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। तो आई होप कि आपके एग्ज़ाम में ये काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे, ठीक है। तो आप लोग इसको वीडियो को ज़रूर शेयर करें दोस्तों में, ताकि बाकी लोग भी लाभ उठा सकें। तो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।